और इंटेलिजेंट बच्चों, क्या हो रहे हैं तुम लोगों के हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। आज हम लोग समझेंगे कि डाइवर्जेंस थ्योरम ड्यू टू गॉस ये क्या चीज़ है, या फिर सिंपली इसको मैं बोल सकता हूँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा जाता है। सरफेस इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे को दो इंटीग्रेशन बने हैं, दो इंटीग्रेशन का साइन है, तो इसका मतलब हुआ सरफेस की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं एक सरफेस कंसिडर करूँगा तो उसमें केवल मैं 2 डायमेंशंस को लूँगा, एक एक्स डायमेंशन, एक जेड या फिर वाई डायमेंशन, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। ये एक सरफेस हो गई। तो सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वस टू ये होता है आप लोगों का वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रेशन किया है, इसका मतलब ये है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। इसमें तीनों डायमेंशन को लिया जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन आ जाती है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो देखो, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर इंटू डी वी, ये होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती क्या है। अब समझने वाली बात यह है कि जब तक हमको इसकी मीनिंग पता ना हो तब तक हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरे सामने एक न्यूमेरिकल है और मुझको पता ही नहीं है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, आखिर ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये बोलना क्या चाहता है, ठीक है। तब तक मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। तो ये है क्या ये आपके दिमाग में रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये हलवा है, पूरी है, आखिर है क्या ये, इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझना है। इसको समझने के बाद हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ करेंगे, यानी कि ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इस स्टेटमेंट का हम लोग प्रूफ करेंगे। इस स्टेटमेंट का जो प्रूफ है उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम समझेंगे इसकी मीनिंग क्या होती है, आखिर ये है क्या चीज़, ठीक। देखो, सबसे पहले आओ यहाँ पे को एफ वेक्टर। इसमें जो एफ वेक्टर लिया गया है ये जनरली कोई भी वेक्टर हो सकता है, ठीक है। ये वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है, ये मोमेंटम वेक्टर हो सकता है, ठीक, कोई भी वेक्टर ये हो सकता है। तो कंफ्यूज मत करना कि एफ वेक्टर लिखा है तो ये कोई फोर्स वेक्टर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो देखो, ये है इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें है एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे को आओ यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले पे। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एन कैप इक्वस टू ये आ जाएगा डी एस वेक्टर अपॉन डी एस, यानी कि कोई वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये होता है उसका यूनिट वेक्टर, ठीक। तो ये है क्या, एफ डॉट एन कैप डी एस। एन कैप डी एस के बदले मैं डी एस वेक्टर रख सकता हूँ। यहाँ पे को मैं डी एस वेक्टर रखूँगा तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। तो डी एस वेक्टर लिखो या फिर एन कैप डी एस लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये है क्या चीज़। अब याद करो, जो 12th में आप लोग गॉस थ्योरम पढ़ते थे। गॉस थ्योरम क्या होता था, ठीक है, इंटीग्रेशन, ये क्या आता था, ई डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ये किसके इक्वल होता था, फ्लक्स के इक्वल होता था। तो ठीक उसी तरीके से देखो, यहाँ पे को ई डॉट डी एस होता था, यहाँ पे को एफ डॉट डी एस ले रखा है, ये एफ डॉट डी एस ले रखा है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता था गॉस थ्योरम में, जो हम इलेक्ट्रिसिटी के केस में पढ़ते थे। तो सिंपली यहाँ पे को मैंने कोई एक जनरल वेक्टर ले रखा है। तो इसका मतलब हुआ क्या, ये है आप लोगों का फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या चीज़ होती है, देखो, फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी सरफेस से किसी वेक्टर की कितनी क्वांटिटी पास कर रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। जैसे एक सरफेस है, मान लो ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है। इसको मैंने कहाँ पे को रखा है, इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक। तो इस वॉल्यूम से या फिर इस सरफेस से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, ठीक। यहाँ पे को मैग्नेटिक फील्ड होता तो उसको मैं बोलता मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स। तो ये सिंपली किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका एलएचएस तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है, ये दरअसल फ्लक्स है। अब देखो, ये फ्लक्स किसके इक्वल है, ये फ्लक्स इक्वल है डेल वेक्टर डॉट
एफ वेक्टर इंटू डी वी। और ये जो डेल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर इंटू डी वी है, ये दरअसल क्या है, ये मैंने इससे पहले के वीडियोस में आपको बताया था, जहाँ पे को मैंने आपको डाइवर्जेंस की मीनिंग बताई थी। ये दरअसल है, ठीक है, कि कोई भी वेक्टर फील्ड कितना डाइवर्ज करेगा, ठीक है, कोई भी वेक्टर फील्ड किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम से कितना डाइवर्ज करेगा। ये है एक इन्फिनिटिज्म वॉल्यूम, यानी कि एक छोटा सा वॉल्यूम, उससे कितना वेक्टर फ्लक्स क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करने का मतलब होता है फैलना। मैंने आप लोगों को ये बताया था कुछ इस तरीके से। देखो, जैसे मान लो मैंने आप लोगों से बोला था एक ठीक है, ये एक शावर है, ठीक, बाथरूम में लगा कोई एक शावर है। इससे जब पानी निकलेगा तो एकदम सीधा पानी नहीं निकलेगा, कुछ इस तरीके से। देखो होता है क्या, ऐसा एक शावर से एकदम स्ट्रेट इस तरीके से निकलेगा पानी, ऐसे नहीं निकलेगा। शावर से जब पानी निकलेगा तो कुछ इस तरीके से फैल के निकलेगा। ये थोड़ा सा ऐसे फैलेगा, थोड़ा सा ऐसे फैलेगा, इस तरीके से थोड़ा सा इस साइड को फैलेगा, कुछ ऐसे फैल के निकलने वाला है। तो इसका मतलब वाटर का जो फ्लक्स है वो दरअसल क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, यानी कि फैल जा रहा है। तो यहाँ पे को, ठीक, डाइवर्ज करना, फैलना, और साथ साथ ही एक चीज़ और ली जाती है कि फैलने के साथ साथ उसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर उसमें कितना डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इसको देखो, ये क्या है, LHS में है फ्लक्स, ठीक हो गया, किसी भी वेक्टर का फ्लक्स। और इसके RHS में क्या है, RHS में ये है कि वो फ्लक्स कितना डाइवर्ज कर रहे हैं। तो इसकी मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग हुई कि किसी भी वॉल्यूम से या फिर किसी भी सरफेस से जो टोटल वेक्टर का फ्लक्स है वो कितना डाइवर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स है दरअसल किसके इक्वल आ रहा है, डाइवर्जेंस के इक्वल आ रहा है। तो यानी कि अगर मेरे पास मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्लक्स है आखिर वो कितना डाइवर्स कर रहे हैं। तो ये इसकी सिंपल सी मीनिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल एक, ये कोई एक, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ये मान लो कि कुछ एक पत्थर का टुकड़ा या फिर किसी भी चीज़ का, ठीक है, कोई लकड़ी का टुकड़ा, कुछ भी मान लो, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अब इसको मैंने एक मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से इससे पास करेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इसमें जो वेक्टर है मैंने ऑलमोस्ट सारे वेक्टर को बराबर बना रखे हैं। तो यानी कि जो डाइवर्जेंस है, फिलहाल डाइवर्जेंस को मैंने 0 रखे हैं, क्योंकि जो फ्लक्स है वो फैलने वाला नहीं है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस को मैंने 0 रखा है। तो जितना फ्लक्स अंदर आ रहा है, देखो ये वाली सरफेस से जितना फ्लक्स अंदर आया है उतना ही फ्लक्स निकल गया, ठीक हो गया। तो डाइवर्जेंस अगर मैं 0 रख दूंगा तो जो फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा, इस पूरे के बदले अगर मैं 0 रख दूंगा तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0। तो नेट फ्लक्स 0 आने का क्या मतलब है कि ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम से जितना फ्लक्स अंदर गया उतना ही फ्लक्स बाहर भी निकल गया। तो ओवरऑल इसमें कोई फ्लक्स नहीं बचा। तो इसलिए इसका जो फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा, 0। तो यानी कि अगर मैंने इसका फ्लक्स निकालना है कि इससे कितना फ्लक्स पास आउट कर रहा है, उसके लिए मैं अगर डाइवर्जेंस निकालूं तो डाइवर्जेंस निकाल के मेरे को पता चल जाएगा कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। अब देखो डाइवर्जेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो यानी कि वो फ्लक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो इसमें इसको ऐसे समझो, अब डाइवर्जेंस अगर कुछ होगा तो किस तरीके से होगा। जैसे मान लो कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर डाइवर्ज करता है, यानी कि यहाँ पे को जो वेक्टर्स हैं इनको मैं थोड़ा छोटा दिखा देता हूँ, ठीक है, ये इनको थोड़ा छोटा दिखा देता हूँ और ये वाले वेक्टर्स को थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ और बड़ा। तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो ये कोई एक ऐसा वॉल्यूम है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होके इंक्रीज़ हो जाते हैं। मीन्स कि ये मार्कर है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुआ, ठीक है,
और इस मार्कर ने कुछ ऐसा किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ने के बाद जब यहाँ से निकला तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। यहाँ से सपोज करो 2 वोल्ट के बराबर गया तो यहाँ से 4 वोल्ट के बराबर निकला, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, ठीक, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और वैल्यू कैसे निकालेंगे, ई डॉट डी एस करके उस फ्लक्स की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे को जो एंगल लिया जाएगा वो यूनिट वेक्टर का लिया जाएगा, और ये वाली सरफेस के लिए मैं मान लो एक डी एस सरफेस कंसिडर करता हूँ। इस डी एस सरफेस के लिए यूनिट वेक्टर की वैल्यू होगी इधर की डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे को जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये वाली सरफेस अगर मैं लेता हूँ, इस वाली सरफेस में डी एस, ठीक है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन। तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। एंगल 0 हो गया तो यहाँ पे को जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देखो यहाँ से नेगेटिव फ्लक्स अंदर जा रहा है, यहाँ से पॉजिटिव फ्लक्स बाहर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का ये मतलब नहीं हुआ कि ठीक है उसमें कोई नेगेटिव फ्लक्स है। इसका ये मतलब हुआ कि देखो यहाँ से कम फ्लक्स जा रहा है और यहाँ से ज़्यादा फ्लक्स निकल रहा है। ओवरऑल अगर मैं इनको जोड़ दूंगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर से -2 के बराबर का फ्लक्स अंदर को गया और बाहर निकलते वक्त +4 का फ्लक्स आया, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 4 + -2, तो ये हो जाएगा 2 के बराबर का। तो ओवरऑल इसमें से क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स पास होगा। तो यहाँ पे को इसका जो डाइवर्जेंस है वो नॉन जीरो डाइवर्जेंस होगा, वो जीरो नहीं होगा। तो जो भी डाइवर्जेंस की वैल्यू है उसको मैं इसके बदले रख दूंगा। अब जैसे यहाँ पे को 2 था तो इसके बदले अगर मैं 2 रख दूंगा तो जो फ्लक्स है वो कितना निकलेगा, 2 के बराबर निकलेगा। तो दरअसल है क्या, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे का मतलब क्या है कि अगर आपने कभी फ्लक्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, किसी वेक्टर का किसी सरफेस से या फिर किसी वॉल्यूम से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो आप सिंपली डाइवर्जेंस कैलकुलेट करो कि उसका डाइवर्जेंस कितना है। अगर डाइवर्जेंस का पता चल गया तो वही फ्लक्स के इक्वल होगा। तो ये है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसके अगले वीडियो में हम लोग इस डेरिवेशन का इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि आखिर ये जो फ्लक्स है वो डाइवर्जेंस के इक्वल होता क्यों है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। और कोई